आज हम बात करेंगे यूरोप में किस तरह से समाजवादी विचारधारा या फिर समाजवादी आंदोलन आगे बढ़ता है, और उसके बाद फिर रूसी क्रांति, और फिर रूसी क्रांति का जो पश्चिमी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा और उनका रिएक्शन क्या रहता है, उसके ऊपर हम इस इस जो कहते हैं ना यूनिट में चर्चा करेंगे। तो एक तरह से जब समाजवादी आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, तो उससे पहले की एक तरह से वो कहते हैं ना कि तुलना की जाती है, तुलना होती है पाषाण युग से पहले के काल की, ये पाषाण युग के काल की कह सकते हैं हम। जब से आदमी ने वो कहते हैं ना कि चाहे वो ताम्र पाषाण काल था या फिर एक तरह से आगे की जो सभ्यताएं आती है, चाहे कांस्य युगीन आती है, फिर लोह युगीन सभ्यताएं आती हैं, इन सभ्यताओं से जीवन में कहते हैं ना कि एक वर्ग संघर्ष ये कह सकते हैं या वर्ग विभेद हमें देखने को मिलता है, यानी समाज में ऊंच नीच दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है, और समानता की जो भावना होती है, मूल भावना जो समानता की होती है, वो समानता की मूल भावना खासकर समाप्त होनी शुरू हो जाती है, खासकर अगर हम आर्थिक स्तर पर बात करते हैं तो। और इसके बाद फिर जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं खासकर आधुनिक विश्व की या फिर आधुनिक विश्व के इतिहास की, तो समाजवादी आंदोलन की अवधारणा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है मानव के इतिहास का। और मानव के इतिहास के जब हम विवेचना करते हैं कि कब कैसा कितना अच्छा काम रहा था उससे पहले की व्यवस्था में, तो वो हमें सारा कुछ दिखाई पड़ता है जब हम, क्योंकि जब खासकर औद्योगिक क्रांति आई, तो औद्योगिक क्रांति ने मानव के जीवन को जहाँ सरल किया, उससे बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसका मानव जीवन उस बड़े वर्ग का जीवन दुष्कर हो गया। बहुत सारे लोग जैसे जॉन मिल्टन जैसे जो एक तरह से उपन्यासकार थे उसमें, कि वो कहते हैं कि हमें दोबारा से पाषाण युग में लौट जाना चाहिए, जहां पर ये व्यक्तिगत पूंजी या फिर एक तरह से जो वर्ग विभेद या फिर आकार तक खासकर जो आर्थिक स्तर पर जो विभेद है वो ना हो। और ये जब हम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तो खासकर अगर हम रूसों की बात करते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, जैसे हम फ्रांसीसी क्रांति में उसके बारे में विवेचना की थी, तो वहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि राज्य की स्थापना का प्रयास तब होता है जब लोगों ने दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, और इस अतिक्रमण के बाद कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई जो इस अतिक्रमण करने वाले लोगों को दंड दे सके। तो ये चीज हमें राजा के माध्यम से वो चीज निकल कर सामने आती है। और फिर जैसे जैसे प्राचीन काल से होते मध्यकाल में आते हैं, और मध्यकाल में जब धर्म के भी एक तरह से प्रकाष्ठा होती है, हर प्रकार के प्रभाव के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, चाहे वो प्रशासनिकता, चाहे वो आर्थिकता, सामाजिकता, और उसके बाद फिर अगर हम पुनर्जागरण काल में आते हैं तो व्यक्ति की स्थापना दोबारा से होती है, मानववाद की स्थापना, पेट्रार्क जैसे कि लोगों की अगर हम बात करें इटली के जो थे, तो मानववाद की स्थापना होती है, यानी हर वस्तु या हर प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया का जो केंद्र बिंदु है वो मानव माना जाता है। ये जो अवधारणा है धीरे धीरे ध्वस्त हो जाती है। शुरुआत इसकी होती है वाणिज्यवाद से, क्योंकि वाणिज्यवाद में राज्य ने या फिर राष्ट्र ने सबसे अधिक जो बेशकीमती जो वस्तुएं थी उनका एक तरह से दोहन शुरू किया, एकत्रीकरण करना शुरू किया उनका। और इस एकत्रीकरण में जो सबसे बड़ी बात हमें दिखाई पड़ती है वो ये रहती है कि भाई किस प्रकार से राजा जो राजा है वो राजा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करना शुरू कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मानव के जो जनता थी उसके अधिकारों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई सबसे कम हमें ये लगता है कि भाई संरक्षण वहां पर दिखाई पड़ता है। जो आम आदमी है या फिर जो मानव मात्र है उसके अधिकारों की घोषणा या फिर एक तरह से वो कागजों में रह जाती है, जिसकी स्थापना एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति से भी होती है, फिर अमेरिकन क्रांति से भी होती है। मगर औद्योगिक क्रांति की जब हम बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति ने मानव के समाज को इस प्रकार से बांट दिया
कि अब एक तरह से वो दिखाई पड़ता है कि भाई हाँ, कि मानव का जो व्यवस्था है अब वो इस प्रकार से दिखाई पड़ती है कि यहाँ दो वर्ग बट गए, अलग अलग व्यवस्थाएं बनती हैं। एक वर्ग वो है जो समाज में बड़े ऐश्वर्य से रहता है, जिसे बुर्जुआ वगैरह वर्ग कहा गया कार्ल मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो। और दूसरा वर्ग वो है जिससे प्रोलेटेरिएट यानी सर्वहारा वर्ग, जिसने एक तरह से जो आधुनिक व्यवस्था बनी पूंजीवाद की उसकी एक तरह से नींव थी। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि मकान ऊपर से तो बड़ा आलीशान दिखता है, मगर उसकी नींव में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो उतने चमकदार नहीं होते हैं जितने ऊपर की टाइलें होती हैं या पत्थर लगे होते हैं, मगर मजबूती उनमें ज़्यादा होती है। तो हम नींव की बात नहीं करते हैं कभी भी, हम उस मकान की बात करते हैं, हाँ कितना अच्छा बना, मगर उस नींव की बात शायद ही कोई करे। तो यही जो पूंजीवाद की जो नींव थी मजदूर वर्ग, उसकी बात कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक तरह से समाजवादी आंदोलन की या फिर साम्यवादी आंदोलन की, तो इसकी जो शुरुआत होती है, या फिर हम बात करें कि साम्यवाद था क्या या समाजवाद था क्या। समाजवाद पहली बात तो समानता पर आधारित एक आंदोलन था, जहाँ पर मानव मात्र की एक तरह से कहते हैं ना कि जितना वो कमाता है या करता है उसका उसको उतना ही प्रतिफल मिलता है। दूसरी बात ये होती है कि भाई ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर व्यक्तिगत स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती है, बल्कि सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा होती है, और वो फिर राष्ट्र के नाम से होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एक औद्योगिक पूंजीवाद होता है, औद्योगिक पूंजीवाद में हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के पास बहुत सारी पूंजी होती है। और कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई, खासकर 1848 में जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसने प्रकाशित किया फ्रेडरिक एंजल के साथ, और इसमें उसने एक तरह से साम्यवादी क्रांति की जो विभिन्न स्तर हैं उनकी बात वो करता है, और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करता है। पहले तो कहता है कि उसने जो कहते हैं कि जो जिसे हम आजकल इतिहास लेखन की बात करते हैं, तो इतिहास लेखन में भी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर जो इतिहास की रचना होती है कि कौन कौन से इकोनॉमिक लॉ या नीतियां थी जिनने जनता को प्रभावित किया, या फिर जिनने राज्य के विकास को प्रभावित किया, या फिर एक तरह से हम कहते हैं कि कार्ल मार्क्स से पहले जो इतिहास की जो व्याख्या होती थी वो राजनीतिक स्तर पर व्याख्या होती थी। यानी साम्राज्य का आधार राजा था और राजा की नीतियां या उसके अभियान, आम आदमी पे क्या असर पड़ा उसकी नीतियों का उसके विश्लेषण नहीं होता, और आर्थिक बिंदुओं का तो होता ही नहीं था। तो कार्ल मार्क्स ने एक नई व्याख्या शुरू की, इतिहास की आर्थिक व्याख्या शुरू की उसने, कि अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। धनी लोग वो कहता है कि धर्म लोगों के लिए अफीम के समान है, और जिसके वैचारिक पर्दे में धनी लोग अपना स्वार्थ साधते हैं। उत्पादन पद्धति मानव संस्कृति और ऐतिहासिक काल को निर्धारित करती है। यानी उत्पादन जो पद्धति है वो मानव संस्कृति और ऐतिहासिक काल को निर्धारित करती है। फिर वो वर्ग संघर्ष की बात करता है, कहता है कि अब तक का जो इतिहास रहा है मानव का वो वर्ग संघर्ष के ऊपर आधारित रहा है। प्राचीन काल में स्वतंत्र लोगों और गुलामों के बीच में, मध्यकाल में जमींदार और कृषिदासों के बीच में, और आधुनिक काल में पूंजीवादियों यानी जो उद्योगपति हैं पूंजीपति हैं उनके और श्रमिकों के बीच में। अभिजात वर्ग का स्थान लेने वाला बुर्जुआ वर्ग को एक दिन सर्वहारा वर्ग विस्थापित करेगा। ये जो विस्थापित करने की जो बात है ये इस क्रांति की वो कहते हैं कि चरम सीमा है। यानी जब बुर्जुआ खत्म हो जाएंगे और सर्वहारा वर्ग ही सब जगह स्थापित हो जाएगा। तो ये जो कहते हैं कि उसने एक महत्वपूर्ण बात की। और फिर तीसरी बात वो कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का निर्यात सिद्धांत, यानी जो एक्स्ट्रा पूंजी है यानी जो एक्स्ट्रा कैपिटल है
उसका क्या सिद्धांत है, उसके बारे में कहता है कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक मौलिक नियम है, वो है अतिरिक्त पूंजी का सिद्धांत। यानी आपके पास एक्स्ट्रा पूंजी है तो आप उस पूंजी को इन्वेस्ट करके और ज्यादा पूंजी कमाओगे, मगर उस एक्स्ट्रा पूंजी को आप मजदूरों के कहते ना कि जीवन को सुधारने में नहीं लगाओगे। ये सबसे बड़ी वो कहते ना कि जिस व्यक्ति ने वो कहते ना कि जिस प्रकार से जिस कहते ना कई बार जो जानवर होते हैं, जिस जानवर की कई बार हम कहानी सुनते हैं, एक शेर और चूहे की, तो शेर चूहा खेलते खेलते सिर के ऊपर, शेर जब सो रहा था उसके ऊपर आ जाता है, तो कहता है कि भाई तू छोड़ दे मुझे, चूहे को पकड़ लेता शेर, तू छोड़ दे मुझे, मैं तुम्हारी कभी हेल्प करूंगा। तो शेर कहता है तू छोटा सा है, आप सभी ने सुनी हुई कहानी है, तू मेरी क्या सहायता करेगा, मगर वो छोड़ देता है, वैसे खाने से शायद उसका पेट भी ना भरे, तो इसलिए छोड़ दिया उसको। मगर जब एक दिन शिकारी आया और उसके जाल में फंसा शेर, तो उस जाल को काटने वाला वो चूहा ही था। मगर यहां पर हम क्या देखते हैं, क्योंकि पूंजीवादी जो व्यवस्था में जिसने आपको जीवन में वो संपत्ति दिलवाई, उसके जीवन को सुधारने की बात नहीं करते। ये मानते हैं कि भाई यहाँ इनको इतनी सैलरी देती वही काफी है, वही इनके ऊपर एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई वही इनके ऊपर एक उपकार लगा लो कि भाई हाँ तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया, वो वाली व्यवस्था है। तो यहां पर जो अतिरिक्त पूंजी की जो व्यवस्था है, मजदूर जिसे केवल जीवन यापन के लिए मजदूरी दी जाती है, अपने श्रम द्वारा अपनी मजदूरी से अधिक मूल्य पैदा करता है। मंगवाले कुछ मंगवाले, आप बता रहे हो क्लास मंगवाले कुछ मंगवाले। तो ये जो अतिरिक्त पूंजी है वो ही मुनाफे, जो पूंजीपतियों का जो मुनाफा है उसका स्रोत है एक तरह से। फिर वो कहता है कि जो ये वर्ग संघर्ष खत्म कैसे होगा, वो कहता है कि साम्यवाद ही इसका एकमात्र उपाय है। वो कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का नियम मजदूर के लिए यह संभव बना देता है कि वह उसे कीमत के अनुपात में मजदूरी मिले, यानी जितनी कीमतें बढ़ती है उसकी मजदूरी उससे मिले। अगर पूंजीपति मजदूरी बढ़ाता है तो वो उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं जिनका उपभोग वो मजदूर भी करता है, खाने की पीने की वस्तुएं, जीवन यापन की जो जरूरी आवश्यकताएं, सामान वगैरह, तो उनका मूल्य भी बढ़ जाता है। और पूंजीपति दिन प्रतिदिन धनी हो जाते हैं और उनकी संख्या घटती जाती है, क्योंकि धनी लोगों की संख्या हमेशा कम होती है। इसलिए जो मजदूर जिनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी मगर वो गरीब भी होते जाएंगे। और फिर धीरे धीरे तेजी और मंदी और युद्ध के कारण लोगों के कष्ट इतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब कभी भी युद्ध होते हैं, जैसे हम अगर, क्योंकि ये जो पूंजीवाद की अगर हम बात करते हैं, पूंजीवाद का के साथ साथ एक साम्राज्यवाद की अवधारणा भी चलती है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि पूंजीवाद तभी आगे बढ़ेगा जब उसके अधीन बहुत सारी कॉलोनीज होंगी, और कॉलोनीज होंगी तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा उसको मिलेगा वो ये रहेगा कि भी धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं बनती हैं, क्योंकि युद्ध होंगे तो फिर महंगाई बढ़ेगी, वस्तुओं की शॉर्टेज कम होगी, और महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर मजदूरों के ऊपर भी पड़ेगा, जो उस समय दुनिया का बहुत बड़ा वो रखते हैं। तो कहता है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब मजदूर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे हालात से, और फिर वो रक्त से परिपूर्ण खूनी क्रांति करेंगे, और उस खूनी क्रांति के पश्चात बुर्जुआ वर्ग को विस्थापित करके सर्वहारा वर्ग सारी जो संसाधन है उनके ऊपर अधिकार कर लेगा। तो ये एक तरह से बेसिक इसने बताया,
और फिर वो कहता है कि भाई अंतरराष्ट्रवाद, वो कहता है कि मजदूरों की सिर्फ एक जगह से या फिर एक राष्ट्र से उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं होगा, उन्हें अंतरराष्ट्रीय एक तरह से भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा। वो इसीलिए वो कहता है कि दुनिया के काम करने वाले तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर इससे तुम्हारी बेड़ियां टूट जाएंगी। जो गुलामी की जो बेड़ियां हैं, जो बुर्जुआ वर्ग ने उनके ऊपर आरोपित कर रखी हैं, वो टूट जाएंगी। मगर समस्या ये रहती है कि भाई जिस तरह से हम कहते हैं ना कि कार्ल मार्क्स ने जो अवधारणा दी, यानी किस प्रकार से एक तरह समाज में वर्ग संघर्ष है, फिर उस वर्ग संघर्ष के साथ साथ फिर धीरे धीरे किस प्रकार से वो आगे बढ़ता है और बुर्जुआ वर्ग हावी होता जाता है। हालात ऐसे बनेंगे, बुर्जुआ वर्ग स्टेट का भी रोल, स्टेट की भी सहायता लेगा मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए, और मजदूरों का आंदोलन दबने के बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो व्यवस्था बनेगी उसमें व्यवस्था में कि शोषणकारी व्यवस्था सामने आएगी। शोषणकारी व्यवस्था में यह दिखाई पड़ेगा कि मजदूरों को दबाया जा रहा है, जो उस समय के सही तरह से मजदूरों के हितों के अनुसार अगर बात की जाती है तो। और फिर मजदूर एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग क्रांति करेंगे और वर्तमान या तत्कालिक जो भी व्यवस्था थी, चाहे वो पूंजीवाद है या फिर राजतंत्र है, उसको समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना करेंगे, जिसका हमें उदाहरण रूस में दिखाई पड़ता है। तो ये एक तरह से सोशलिस्ट मूवमेंट की विचारधारा की बात करते हैं हम, और इसके साथ एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी होते हैं। पहला हुआ लंदन में 1846 में, 1864 में होता है, और इसे फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। इसमें मार्क्स ने भी भाग लिया। जर्मनी के समाजवादी नेता लसाने और उसके अनुयायियों की बिस्मार्क के साथ सहयोग करने की जो प्रवृत्ति है, उसकी भर्त्सना इस फर्स्ट इंटरनेशनल में की जाती है। मार्क्स का विचार था कि समाजवादियों का काम सरकार के साथ सहयोग करना नहीं है, बल्कि सरकार को अपने कब्जे में लेना है। रूस के समाजवादी नेता बाकुनिन से उसका तीव्र विरोध भी यहाँ पर मार्क्स का होता है। बाकुनिन मानता था कि राज्य सामान्य जनता की पीड़ाओं का कारण है, और इस प्रकार वह एक अराजकतावादी था। 5 मिनट में। और उसकी मान्यता यह थी कि राज्य पर आक्रमण किया जाए और उसका अंत कर दिया जाए। और मार्क्स के लिए अराजकतावाद और व्यक्तिगत आतंक दोनों ही घृणास्पद थे। वो कहता है कि मतलब एक व्यवस्था के अनुसार आंदोलन होना चाहिए। व्यक्तिवाद की स्थापना का एक तरह से मार्क्स विरोध करता है। और इसके बाद फिर दूसरा जो इंटरनेशनल हुआ 1919 में, उसमें भी फिर ये हुआ था कि 1917 में एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति हो चुकी थी। तो उस इंटरनेशनल में पूरे विश्व में किस तरह से समाजवादी विचारों को प्रसारित किया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श होता है। तो ये सारी एक तरह से मतलब उसमें फिर उसके बाद फिर रूस एक तरह से नेता बन जाता है साम्यवादी आंदोलन का, और वो फिर जिस भी देश में साम्यवाद के विचारों का प्रसार होता है तो वहां पर वो लोग सहायता करते हैं। तो ये एक तरह से यूरोप में किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई जो सोशलिस्ट मूवमेंट था उसका उदय होता है, और उसका जो प्रतिफल हमें दिखाई पड़ा। हालांकि कार्ल मार्क्स जब लंदन में थे तो उनका ये सबसे बड़ा, खासकर 1860 के बाद उनको लगता था कि भाई सबसे पहले जो अगर क्रांति होगी साम्यवादी, तो वो सबसे पहले ब्रिटेन में होगी, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा उसमें तो ये था कि भाई औद्योगिक क्रांति सबसे पीक पर थी, मजदूर शोषण भी बहुत ज्यादा था, वहां पर संख्या भी बहुत ज्यादा थी, और वो लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई ज्यादा जागरूक भी थे। मगर अपने जीवन में कभी भी मार्क्स क्रांति नहीं देख पाते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद यानी 1882 में जो उनकी मृत्यु होती है उसके बाद फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई लगभग 37 साल के बाद, 37 क्या 35 साल के बाद क्रांति होती है।
तो इस बारे में अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। बताओ भाई। आया समझ में कि नहीं आया? पिंकी तू कह दी मैं बोलूंगी सर। सर आ गया समझ में। तुम लोग ना अटेंडेंस देने में आगे रहते हो बस, और कुछ नहीं। चलो ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो अगली क्लास होगी सोमवार को।